प्रैक्टिकल मैन कब तक फेसबुक खेलोगे? मजाक थोड़ी है यार, आप डीडीसी बने, आप 4 साल डीडीसी भी रहे। आप अक्सर देखते हैं कि एमएलए डोडा खुद मौके पे जाते हैं जहाँ पे काम नहीं होता है, उनको वो उखेड़ने की कोशिश करते हैं और उखेड़ते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, वो काम सही नहीं? खाली फेसबुक पे लाइव आने से जनाब ये हो जाएगा, भाई वो करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 1 लाख वोटर्स यार। गुंदना के लोगों को पसे पर्दा रखकर आपने जीएमसी डोडा को ही क्यों चुना? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नईम उल्ला कुबानी। मुख्तलिफ मुद्दों पे जब बातचीत होती है या अक्सर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मुद्दों पे हम बात करते हैं, हुकूमत वक्त की अगर हम बात करें, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे करने के बाद वादे वफा नहीं होती। लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब भी कोई शख्स इंतखाबात के लिए अखाड़े में उतरता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में वादे वफा नहीं होती। इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर है और चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब खुद इस ओहदे को संभाले हुए हैं। इस वक्त कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरशाद नटनू साहब, जो कि एक्स बीडीसी गुंदना हैं और चिनाब के जोनल यूथ प्रेसिडेंट भी यहाँ के हैं। इनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार वादे वफा क्यों नहीं होती। सर, सबसे पहले हम खैर मकदम करेंगे जनाब टाइम्स में और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। हाल ही में पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हाल ही में हमने देखा कि आपने बीइंग एन एक्स बीडीसी यहाँ जीएमसी डोडा के लिए एक एम्बुलेंस डोनेट की, उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये जीएमसी डोडा के लिए ही क्यों डोनेट की, क्योंकि आप तो बीडीसी गुंदना हैं। गुंदना के लोगों को पसे पर्दा रखकर आपने जीएमसी डोडा को ही क्यों चुना? देखिए, आपका शुक्रिया। ये हमने इसलिए फ़ैसला किया कि जो हमने जीएमसी को क्यों दी, देखिए गुंदरा जो हमारा इलाका है वो फार फ्लंग इलाका है और वहाँ ऑलरेडी हमारे पास पीएचसी में जो है एक एम्बुलेंस गवर्नमेंट की तरफ से है। और दूसरा मसला ये है कि हमारा ब्लॉक जो है वो बड़ा हिली ब्लॉक है उसका, और जो टोपोग्राफी है वो आप ये मान के चलिए कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो जाता है और गुंदना डलरमन तक आता है। ठीक है, अगर मैं उसको गुंदना पीएचसी पे रखता तो उससे पूरे ब्लॉक को बेनिफिट नहीं दे सकती थी। और हमने ये फैसला किया, ये लोगों से बात करके ये फैसला इसलिए किया कि जीएमसी जो है वहाँ हर इलाके का आदमी होता है। वहाँ मेरे गुंदना का भी होता है, जो गुंदना ब्लॉक बारशाला बलवाना ठाठे के अपोजिट है, 2 पंचायतें, माला है, जठेली है, डुंगरू है, खनकूट है, ब्रेसुना है, आपका चैरोत है, गड़तर है। मतलब यहाँ रख के जो है सबको फ़ायदा हो सकता है। और प्लस ये चीज़ है कि जीएमसी के पास 3 ही एम्बुलेंसेज हैं। मेन मामला ये था कि देखिए जीएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा अदारा है, खिते चुनाव में एक ही। सवाल ऐसा नहीं है कि जीएमसी डोडा को क्यों दी उससे हमें ऐतराज है, वो चीज़ नहीं है। सवाल ये था कि गुंदना के लोगों को ना सराहते हुए यहाँ पर दी गई। कुछ लोगों के सवाल आते तो इसलिए मैंने सवाल किया। ये ऐतराज नहीं कि जीएमसी को क्यों दी, हमें इस चीज़ से कोई ऐतराज है, वो चीज़ नहीं है। आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसमें आपको नहीं कह रहा हूँ आपने सवाल क्यों किया। मैं देखिए मैं वही चीज़ वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जीएमसी गुंदना जीएमसी डोडा जो है इसमें गुंदना के लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और पूरे खिते चुनाव में हमारे पास एक ही जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ हर फैसिलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने देखा होगा कि आए दिन जीएमसी में एम्बुलेंस की वजह से शोर शराबा उठता है। तो और दूसरी बात, हमारे पास जो पैसा था वो पैसा एम्बुलेंस लेने के लिए पूरा नहीं था, क्योंकि बीडीसी चेयरमैन के पास कुल 25 लाख रुपए साल का आता था। तो मैंने डीसी डोडा से भी बड़ा कॉपरेशन उनका मिला, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि कुछ पैसा उनसे भी लिए। तो फिर मैंने ये फैसला किया, अपने लोगों से भी बात की कि अगर हम जीएमसी में इसको रखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मकसद था उसका। हमें देखो हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, करते हैं खिदमत। जीएमसी में अगर एम्बुलेंस होगी वहाँ हर इलाके का आदमी है, वो आपके डोडा का भी है, किश्तवाड़ का भी है, रामबन का भी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स का। तो अगर किसी का इलाज हो, किसी का भला हो उस एम्बुलेंस से, तो हम यही चाहते हैं, हमारे एम्बुलेंस देने का मकसद ही यही है। जो एम्बुलेंस आपने डोनेट की है और देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे हमने देखा काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सारे सवाल भी सामने। एक सवाल मैंने आपसे किया
तो जब भी जीएमसी में एम्बुलेंस का एक इशू होता है वो आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की है ताहते जिस तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से एम्बुलेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जीएमसी में, तो तेल भी लिया जाता है, वो तो पेमेंट करनी पड़ती है, तो आपकी जानिब से ये एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी या सेम प्रोसीजर जीएमसी का है? देखिए प्रोसीजर तो जो जीएमसी का है वही है। देखिए हमारा ये है कि हम लोगों को किसी तरीके से सोसाइटी को कुछ दे सके। हमने कोशिश की कि हमारी वजह से ये लोगों को फ़ायदा मिले, और इसमें मैं आपको बात बताऊं कि बड़े सारे कंसर्न क्वार्टर से मैंने ये बात की कि इसको बेहतर क्या रहेगा, कहाँ रखना रहेगा। कई दोस्तों ने सीएमओ ऑफिस के लिए भी रिकमेंडेशन दी, लेकिन मैंने कहा देखो क्योंकि सीएमओ साहब को हर आदमी अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है जी। वो अगर सीएमओ साहब के डिस्पोजल पर रहती तो वहाँ एक जिस आदमी की उतनी एक्सेस हो जिसको सीएमओ फ़ोन उठाएगा, हमने इसलिए जीएमसी में रखी कि वहाँ पेशेंट्स होते हैं, आए दिन पेशेंट्स होते हैं, आए दिन उनका रेफरल होता है, या मेरे ही गुंजना के कई लोग होते हैं जिनको वापस जिसकी डिलीवरी होती है या बाकी चीज़ें होती है, तो उस सब के लिए हमने यहाँ पे रखा। और ये खुशाइन बात है, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे वालिद साहब का एक सपना था कि हम लोगों को कुछ दे सके। देखिए काम होते रहते हैं, मतलब आप डंगा बनवाएं या कोई सड़क बनवाएं या कोई किसी की नाली बनवा लें, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो सोसाइटी के लिए है। और दूसरी बात, अगर हम इसको गुंजरा में रखते हैं, एक और सवाल इसमें यह है कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए। वो बीडीसी चेयरमैन के इख्तियार में नहीं है कि हम किसी को ड्राइवर लगा सके। मेन एक ये सवाल, ये भी इशू उसमें आया कि अगर हम गुंजरा में रखते उसको, वो गाड़ी रहनी थी बंद, ठीक है जी। जब तक ड्राइवर का मामला होता है, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये चलती फिरती रहनी चाहिए। अगर बंद रहेगी 6 महीने बंद रहेगी, उसके बाद आपको पता है इनका कबाड़ा हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि हम यहाँ भी हमारे लोग हैं, भरत बगला के लोग, हाज के लोग, गठ आपके एडजॉइनिंग जितने भी हैं, तो सबके काम आएगी, तो इसमें खुशी की बात है। चलिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंतखाबात से पहले वादे तो किए जाते हैं लेकिन बाद में वादे वफा नहीं होती है, ये लोगों की अक्सर शिकायत रहती है। बात करेंगे हम मुफ्त बिजली के हवाले से पहले कि जब भी ये चीज़ें सामने आई, इंतखाबात के हवाले से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में हम मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इंतखाबात जीतने के बाद ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो भी बिना बिजली के रहा करते थे। कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आया, तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए जहाँ तक सवाल है वादे वफा का, तो मैं आपको बड़े यकीन से ये चीज़ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए जितनी वफा की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही की है, जिस तंजीम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। रहा सवाल, देखिए जो मुफ्त बिजली का है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सीएम साहब का भी स्टेटमेंट आपको सुनना चाहिए, आवाम को सुनना चाहिए कि उसके ऊपर काम हो रहा है। देखिए आप ये देखें कि हमें ऑलरेडी जो है स्टेट से यूटी में लाया गया है, कुछ इख्तियारात, बड़े सारे मामले जो चल रहे हैं, और इसके लिए काम चल रहा है। और फ्री 200 यूनिट्स का बिजली का, अगर आप मैनिफेस्टो पे देखेंगे उसमें क्या लिखा गया है, बिल्कुल 200 यूनिट्स। अब यूनिट्स बनाने के लिए मीटरिंग का काम लगा हुआ है। जब मीटरिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, जब उन्होंने ये बात कही तो इसमें मेरी वजाहत की तो बात ही नहीं रहती कि मीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप देखेंगे कि सरकार जो है 200 यूनिट्स की इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेगी। जिस तरह से अभी आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, भाजपा की जानिब से भी काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जब तक ना भारतीय जनता पार्टी अप्रूवल भेजेगी तब तक जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि कहीं कठपुतली तो नहीं है जो हमारी सरकार है जम्मू कश्मीर में है, एक कठपुतली बनकर तो नहीं रहेगी? देखिए ये सही बात कह रहे हैं आप कि ओबियसली आपके फंडिंग या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंटर से अप्रूवल होते हैं, क्योंकि अभी हम यूटी में स्टेट में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, आपने देखा है कि लड़ाई लगी हुई है, स्टेट के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया जब यहाँ हमारे गुलमर्ग यहाँ आगे जहाँ टनल की आपके इनाग्रेशन के लिए, वहाँ उन्होंने कहा कि स्टेट हम दे देंगे, और फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर भी कहा है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है कि हमें स्टेट वापस देनी चाहिए, जो हमारा हक है। स्टेट आएगी। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं नईम साहब, जो आप कह रहे हैं कि हम भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को, और कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। भाई कई बहुत सारे काम हुए भी, अभी गवर्नमेंट बने हुए 3-4 महीने हुए हैं, थोड़ा सा लोगों को सब्र करना चाहिए, और आप मीडिया वाले भाइयों को भी सब्र करना चाहिए कि आप देखेंगे कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीछे क्या दिया है, देखिए पूरे दुनिया के एक तारीखी एक फैसला लिया शेख साहब ने, जब आपका यहाँ लैंड टू टिलर एक्ट आया, ठीक है जी। उसके बाद फारूक साहब की सरकार में आपका ये जो रहबर तालीम वगैरह का आपका एक एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा पैकेज आया।
उसके बाद उमर साहब की सरकार में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ किए हैं पिछले 10, अगर आप मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पिछले 10 साल का एक वो गैप रहा, 10 साल आपको यहाँ सरकार नहीं रही, एलजी शासन में हम लोग रहे, उसके बाद अब मसा सरकार बनी है, सरकार को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास, और मैं बार बार आपको ये कहूँगा कि स्टेट बड़ा ज़रूरी है, जो हमारा बेसिक राइट है, हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे का, यहाँ का एक वो एक बेसिक राइट है कि हम स्टेट में होने चाहिए। ये कोई 50-60 किलोमीटर का यूटी तो नहीं है, अगर आप दिल्ली को कंपेयर करेंगे वो 50-60 किलोमीटर में सारी यूटी है। तो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका है, जम्मू कश्मीर एक स्टेट पहले क्या था, तो इसलिए सेंटर से भी हमारी ये आपके माध्यम से भी गुजारिश रहेगी कि हमें स्टेट वापस फिल-फोर देनी चाहिए, जो यहाँ का जम्मू का, कश्मीर का, आपका पीर पंजाल का, खेतर चनाब का बाशिंदा हक रखता है। हाल ही में देखा गया 2 एमएलएज ने एक बिल पास करने के लिए कहा है कि जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन लगाया जाए। इस हवाले से आपका क्या कहना, क्या ये सही इकदाम उठाने की सोच है या क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है, ये तो आप खुद भी कह सकते हैं। देखते हैं अक्सर सरकार में ये चीज़ें होती हैं, बिल तो पास किए जाते हैं, लेकिन उस पर वही फिर वादे वफा नहीं होती है। या तो दूसरी बात ये होती है कि शराब के ठेके पर ही लाइसेंस देने वाली सरकार ही होती है। इस पर बैन लगाने में कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कंडीशन होगी या नहीं होगी? देखिए, मैं आपको कहता हूँ, आप 2014 से पहले जाइए तो देखिए कितने आपके यहाँ शराब के ठेके। क्रेडिट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना। अभी अगर ऑनरेबल एमएलएज ने एक स्टेप उठाया है, 1 या 2 ने उठाया है, तो अगर उसको सरकार बैक कर रही है तो हमें सरकार को बैक करना चाहिए। देखिए, कोई भी नशा हो, एक तरफ से भारत सरकार कहती है नशा मुक्त भारत, उसी बात पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये नारा है, तो अगर एनसी सरकार ये स्टेप उठा रही है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। ये तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहिए कि यार उमर साहब की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, दे शुड बैक द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल एमएलएज, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाना, देखिए रेवेन्यू जनरेशन भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन इस चीज़ से आपकी क्या कहते हैं, सरकार, आपके लोग जो है खराब हो जाते हैं, उस चीज़ से तो सरकारों को ये फैसले लेने चाहिए। चलिए, कुछ दिन पहले आपने देखा कि महराज मलिक की बात करेंगे, जमाल डोडा है हमारे, एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, उससे कबल कुछ इल्ज़ाम लगे कि जी 12 लाख रुपए का वो कुछ उनकी चीज़ें हुई थी। उसके बाद एक ऑडियो भी चली और साथ में आपने एक पोस्ट भी डाली, इसमें ये कहा कि आपने एमएलए डोडा को ये कहा कि आप सामने आकर बात कीजिए, और वापसी में उन्होंने भी एक पोस्ट डाली कि मुझे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, और वर्डिंग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मतलब वही निकलता है। तो क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें होने के बावजूद, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सामने आकर बात करें, तो क्या लगता है आपको उन्होंने ये सही किया या गलत किया? इल्ज़ाम लगने न लगने इसकी पुष्टि करना आपको और मेरा काम नहीं है, ये दो उन बंदों के बीच की बात है, तीसरा अल्लाह देखता है। ये ना आपको हकीकत पता होगी ना मुझे, बट क्या लगता है आपको कि आपकी पोस्ट के बाद जो जवाब आया वो किस तरह सही था? अगर मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि मैंने अभी तक वो पोस्ट देखा नहीं है। दूसरी बात ये देखिए, हमारा हक बनता है ऑनरेबल एमएलए साहब से पूछना। ऑनरेबल एमएलए हमारे जो हैं, अगर उन्होंने कोई चीज़, देखिए बड़ा उन्होंने मजलूम गरीब पीटा। अब ऑनरेबल एमएलए साहब को कालबन 4 महीने एमएलए बने हुए हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए। हम ख्वाहिश करते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोगों को अब डिलीवर करके दे। खाली फेसबुक पे लाइव आने से जनाब ये हो जाएगा, भाई वो करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 1 लाख वोटर्स यार। कब तक हम ये देखेंगे कि आप जम्मू कश्मीर में एक ऐसी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर असेंबली है, सेगमेंट है डिस्ट्रिक्ट का। तो हमने सवाल पूछा एमएलए साहब से कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसमें आपको, क्योंकि आपने देखा होगा ऑनरेबल एमएलए साहब तो हर मसले में फेसबुक लाइव आ जाते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। आप अक्सर देखते हैं कि एमएलए डोडा खुद मौके पे जाते हैं, जहाँ पे काम नहीं होता है उनको वो उखेड़ने की कोशिश करते हैं और उखेड़ते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको वो काम सही नहीं? देखिए, एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। आप एमएलए साहब से पूछिए, क्या पूरे हिंदुस्तान में एक ही एमएलए साहब? मैं देश की बात कर रहा हूँ। कहीं पे आपने देखा उस तरीके से? उन्हीं की पार्टी जो दिल्ली में सरकार में थी, पंजाब में उन्हीं की पार्टी का एक एमएलए मुझे दिखा दें जो ऐसा करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा कि जनाब, जो सवाल आपने मुझसे पूछा था कि जनाब सरकारें वफा करती हैं, ये सवाल तो ऑनरेबल एमएलए साहब से बनता है। उन्होंने क्या दावे किए थे लोगों के साथ कि क्या होगा, लेकिन वहाँ पे हुकूमत आपकी है, वो वहाँ पर उनके साथ में है, तो वो हुकूमत का पार्ट है। देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि एमएलए डोडा जो है उनकी सुनवाई वहाँ पे नहीं की जा रही है।
वो तो वो जवाब दे सकते हैं, वो मैं कैसे दूँ, वो तो एमएलए साहब का जवाब है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ आप उसको सुनिए। देखिए, ऑनरेबल एमएलए साहब ने स्लोगन दिया कि जनाब मजलूम का इंसाफ होगा। बाखुदा एक ईमानी बात, आप भी डोडा से रहने वाले हैं, लोकल, क्या इंसाफ लोगों से हो रहा है? क्या लोगों को वो बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से? देखिए, जो बेसिक सवाल थे, सवाल तो हम करेंगे, उठाएंगे, हमारा काम है। देखिए, वो एमएलए है हमारे, मेरे भी एमएलए हैं आज, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ऑनरेबल एमएलए हैं। बट मसला ये है कि जब आपने लोगों के साथ कुछ चीजें बताई, यार बी प्रैक्टिकल मैन, कब तक फेसबुक खेलोगे? मजाक थोड़ी है यार। आप डीडीसी बने, आप 4 साल डीडीसी भी रहे, आप मुझे बताइए वहां कौन सा आपने इतना बड़ा काम किया? ठीक है, एमएलए में अभी 4 ही महीने हुए, 5 महीने हम और वक्फा दे देंगे, लेकिन एटलीस्ट। और फिर उन्हीं के अपने कंस्टिट्यूंसी का एक आदमी कह रहा है कि अगर हमने पोस्ट किया, हमने तो जो एविडेंसेस थे। और फिर उसके बाद जो ऑनरेबल एमएलए साहब का रिएक्शन था, कुछ साथियों ने मुझे उस पर कमेंट लिखा, मैं क्योंकि मैं कहीं इलाके में था, मैं जस्ट पहुंचा हूं अभी, कि जनाब आप कोई ऑडियो सुने, ऑडियो सुन के मैंने जनाब पोस्ट किया है। मतलब कोई दाल में काला है, तो एमएलए साहब ने रिएक्ट किया उसके ऊपर, और बंदे को फोन किया कि यार दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, मैं 200-300 आपको डाल दूंगा। तो दाल में कुछ काला तो है ना यार, ये चीजें समझने की। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो इल्जाम लगाए गए हैं शायद वो सही हों? मैं ये नहीं कह सकता हूँ सही हूँ गलत हूँ। देखिए, हमारा हक बनता है, अगर एक मजलूम आदमी, जिस मजलूम की वो ठेकेदारी लेके उठे हुए थे, उस मजलूम को अगर एक मजलूम आदमी कहता है कि जनाब मुझे ऑनरेबल एमएलए साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, मेरे कुछ पैसे लिए हैं, जो वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, या मेरे से कुछ और लिया है, तो जिस तरीके से ऑनरेबल एमएलए साहब हर वक्त फेसबुक टिक लाइव आ जाते थे, तो इस पर भी आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? हमारा सवाल सिंपल था, और हमने वही अपनी पोस्ट में भी लिखा कि ऑनरेबल एमएलए साहब को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि एक आदमी ने आपके ऊपर एक सवाल उठाया है, ठीक है। दूसरा मुद्दा, यहां आपने ऑटोज वालों के साथ देखा क्या कर दिया। ये ऑटो का आपने जिक्र किया था यहाँ पर, वो आपने तमाम चीज़ें देखी, हम सब ने देखी, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही किया जी, जो हमारे ऑनरेबल एमएलए डोडा हैं। कुछ लोगों ने कहा गलत किया। तो क्या लगता है आपको कि एक एमएलए, एक रिप्रेजेंटेटिव है वो, और उसे उन्हें इस तरह से सड़क पे आना और वो एक लैंग्वेज यूज़ करना, जैसे कुछ लोगों ने कहा सही किया है। मैं अगर ज़ाती बात करूँगा, क्योंकि एक मीडिया कर्मी जो है उसे हर चीज़ को बताने का हक होता है, हर चीज़ को मुखालफत जहाँ पे उसे लगता है गलत बोलो, सही है सही बोलो। लेकिन इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मौके वारदात पे मैं नहीं था, लेकिन वो चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर देखी। तो क्या लगता है आपको कि जो ऑटो का मुद्दा उठाया, उसके बाद अड्डे का मुद्दा उठाया गया वहाँ पर, और वो जो लैंग्वेज यूज़ की गई, उस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए, वो अनफॉर्चुनेट है लैंग्वेज का यूज़ करना। जहाँ तक ऑटो की बात की, देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज किस लिए बनी? या तो देखिए एमएलए साहब वहाँ गए, फिर अगर उनका कोई हल हुआ होता ना, मैं मानता जनाब, मैं भी एमएलए साहब को सलूट मारता, सलाम करता कि चलो किसी गरीब का भला हुआ। जहाँ ऑटो वाले 15 रुपये किराया दे रहे थे, वहाँ आज 25 रुपये दे रहे हैं। मुझे बताइए, मजलूम, वही तो मेरा सवाल पहले आपसे मैं बोल रहा था कि मजलूम का अगर इंसाफ, वो कह रहे थे इलेक्शन से पहले होगा, इलेक्शन के बाद वो इंसाफ कहाँ गया? वो मजलूमियत कहाँ गई? वही वादे वफा नहीं की गई उनकी जानिब से। वही बात। आप मुझे देखिए, और सबसे बड़ी बात है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैं कह रहा हूँ आपको, बड़े ऑनरेबल है हमारे लिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अगर जो काम एसएचओ का है वो एसएचओ करेगा, वो एमएलए नहीं करता है। जो काम डीसी का है वो डीसी करेगा, वो एमएलए नहीं करता। जो काम डीसी का वो चीफ मिनिस्टर नहीं करता। हर काम के लिए जो है हर बंदा होता है, तो राइट काम करने के लिए राइट बंदे को अप्रोच करो। ये सवाल तो मेरा उनसे बनता है, लेकिन अभी ये टॉपिक छिड़ा तो मैं आपसे भी ये जिक्र करूंगा कि जिस तरह से ऑनरेबल एमएलए डोडा बात करते हैं कि ये नो ये डीसी छुकुस है ना, अब कश्मीरी भाषा का मैं इस्तेमाल करूंगा, ये डीसी कौन है, या हर शख्स के साथ एक अजीब व्यवहार से वो बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट हमारी आज की जनरेशन पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? ये मैंने आपको कहा कि अनफॉर्चुनेट है, और खुद भी आपने कहा ये सवाल एमएलए साहब का ही है। लेकिन देखिए, एमएलए और डीसी दे पार्ट ऑफ द सिस्टम बहुत, ठीक है। मैं खुद बीडीसी चेयरमैन रहा। अब मुझे बताइए कि मैंने पैसा दिया, चलाया किसने? डीसी ने। जो मैंने एम्बुलेंस यहाँ ली, वो मैं कहता हूँ कि उसमें बड़ा कॉपरेट किया डीसी ने। स्टेट में एक एम्बुलेंस हुई है, आप जाके चेक कर लीजिए, कोई भी आदमी जाके चेक कर सकता है पिछले 2 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मतलब कट लगाया था कि एम्बुलेंसेज इस कैपेक्स बजट से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जब मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कॉपरेट किया,
तब जाके हम लोगों को कुछ दे पाए। अब मुझे बताइए आप कि मैं बोलूँगा डीसी कौन है? अरे बाबा, एमपी का पैसा भी थ्रू डीसी होता है, एग्जीक्यूशन डीसी करवाता है ना। अब पॉसिबल नहीं है मेरा ऑनरेबल एमएलए साहब के लिए कि वो हर काम पे खुद पहुंच सके, कि है पॉसिबल? डीसी के पास एक मैकेनिज्म है, डीसी के पास एक ऑफिशियल्स की टीम है, तो डीसी करवा सकता है। अगर डीसी नहीं करवा सकते तो मुझे नहीं लगता फिर सवाल मेरा ये है कि उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, वो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि आईएएस बनना है, कुछ बच्चों का शौक होता है, हम मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो जब ये सवाल सामने आता है कि ये डीसी कौन है, आईएएस क्या है, तो क्या लगता है आपको कि ये एक गलत इम्पैक्ट तो नहीं जा रहा है? बदकिस्मती है हमारी, ये हमारी अगर एक, मैंने पहले भी एक चीज़ कही है आपको कि ऑनरेबल एमएलए साहब 1 लाख वोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव, मेरे भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त, ठीक है जी। मैं भी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उनको खुद सोचना चाहिए इन बातों पे कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ ये भी सोचना चाहिए। कहने से पहले देखिए, बार बार एक कहावत है, अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि यार पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। अब उनका क्या ही कह सकते हैं, वो खुद इस बात का जवाब देंगे। चलिए, आखिरी सवाल ये रहेगा, स्टेटहुड को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, क्या विचार हैं आपके? पहले भी ये वादे किए गए थे कि स्टेटहुड को वापस लाया जाएगा, अभी तक आपके कहने के मुताबिक हम भी देखते हैं वो काम कर रहे हैं, आपकी क्या विचारधारा है उस पर? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम असेंबली में जाने से के बिल्कुल बाद ही हम अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो वो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज लेकिन दिया। असेंबली में तो काफ़ी हल्ला भी हुआ उस पर, जो मार्शल्स थे उन्होंने कुछ एमएलएस को बाहर भी निकाल दिया था। देखिए, चीज़ें वो एक प्रोसीजर है असेंबली का, जो भी देखिए वो डेकोरम है आपके असेंबली का, तो वो तो होगा ना। देखिए जनाब, अगर आप किसी भी असेंबली में जाएं, जो वहाँ रूल्स होंगे असेंबली के, तो अगर उसको कोई वायलेट करेगा तो वो होगा। लेकिन मेन बात ये है कि आपने कहा स्टेटहुड, देखिए मैंने पहले भी कहा स्टेटहुड हम सबका राइट है जनाब। स्टेटहुड के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि इतना, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी, तो अब अगर सेंटर क्या चाहता है ये मुझे तो नहीं पता। यानी कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट नहीं, की मैं नहीं डायरेक्शन कह रहा हूँ, ये आप खुद भी, आपको पता है, सबको कोर्ट के, आप देखिए जिस दिन आपका जो कोर्ट की आपका इलेक्शन भी तो कोर्ट की डायरेक्शन पे ही हो, उसी दिन जब कहा जब कि- जब एबू कृष्णा 370 हुआ, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, उन्होंने ये किया, उनकी वजह से ये चीज़ें हुई। कुछ ने कहा कि ये कांग्रेस का एक फॉल्ट रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। नहीं, तो नहीं। क्या लगता है किसका फॉल्ट रहा, ये देखिए, किसकी वजह से ये हमारा चीज़ें ये सामने आई? हमारा अभी भी ये मानना है कि वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है, जो एप्लीकेशन ऑफ 370 हुआ। क्योंकि जब आप देखेंगे पढ़ेंगे, उसमें ये था कि अगर यहाँ की स्टेट असेंबली, अगर उसको एब्रोगेट करना था, उसको हटाना था, उसको यहाँ से स्टेट की असेंबली से पास करवाना था, ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, दिल्ली में बैठ के लोगों ने किया, तो क्या कर सकते हैं मुझे बताइए, जब जम्मू कश्मीर का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। अब ये है कि भाई जो मैं कहूँ वो आपने मानना है, तो सिंपल सी बात है, आप चाहे मैं गलत कहूँ सही कहूँ, आपने मानना है। आप तो एक्स बीडीसी गुंजना है, लेकिन अगर ज़िला की हम बात करेंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो हमारी सड़कों की भी कहीं ना कहीं खस्ता हाली है। यहाँ की गाड़ियों का जो निज़ाम है, आप देखते हैं कि पुराने मॉडल गाड़ियाँ यहाँ पर भी चलती हैं। इस विषय में मेरी बात हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी, उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन इस हवाले से आपका क्या कहना है? यही काम तो ऑनरेबल एमएलए साहब के थे। देखिए एमएलए साहब, नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा कि किस कदर इकदाम उठाने हैं या उठाए जाएंगे। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखेगी। आप देखेंगे सीएम साहब भी यहाँ आएंगे जिले के अंदर, आपके डिप्टी सीएम साहब जो भी आपके पीडब्ल्यूडी के आपके मंत्रालय उनके पास है। देखिए कुछ चीज़ें अभी होने को है, अभी आपने देखा होगा, अभी सरकार आपको उस तरीके से नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में, आप क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, ठीक है जी, अब अप्रैल के बाद चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेवारी जो है ऑनरेबल एमएलए की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। यहाँ हमारे जो दो ऑनरेबल एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, भद्रवाह और डोडा वेस्ट, और एक हमारे यहाँ ऑनरेबल एमएलए साहब हैं। इनको देखना चाहिए, अपने इश्यूज़ को उठाना चाहिए, प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, बनिस्बत कि हम किसी दूसरे विषय पे चले जाएं, किसी दूसरे मामला में चले जाएं। हम देखेंगे यार लोगों की बेसिक, ये बड़ा अच्छा है कि हमारी सड़कों का हाल अच्छा हो, हमारी सड़कें जो खस्ता हाल में है उनका मरम्मत हो, उनकी कंस्ट्रक्शन हो, नई कंस्ट्रक्शन हो, ये चीज़ें हमें देखना चाहिए। चलिए, आपका पैगाम क्या रहेगा आवाम के लिए?
आवाम के लिए हमारा यही पैगाम है कि आवाम सोचे समझे। देखिए खास करके नौजवानों के लिए कि अनबख्त इंसान को नहीं होना चाहिए। अनबख्ती जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक डेंजरस चीज़ होती है। आपने देखा कि जब अनबख्ती होती है तो एक डेंजरस फैसले हो जाते हैं, फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी यकीन जानिए आप, जिन लोगों ने ऑनरेबल एमएलए साहब को यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में सपोर्ट किया, आज वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। बड़ा कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ, वो भी अब इस वक्त कि यार ये क्या हो गया। इसलिए अनबख्ती ठीक है, अफिलिएशन, हमदर्दी, हमारे काम से किसी को एतराज़ है, हमारा काम किसी को पसंद नहीं है, दूसरे का पसंद है, मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं किसी का, ये हर एक का राइट है, हक है आवाम का। लेकिन इतना ज़रूर सोचना है कि हमारे माशरे में बदतमीजी, बदइखलाकी और गलत चीज़ें ना फैलें हमारी सोसाइटी के अंदर। देखिए इस डोडा की खूबसूरती ये थी कि यहाँ बड़ा अमन चैन था। ये हिस्ट्री डोडा की रही है, डोडा पूरे देश में इसकी क्रेडिबिलिटी रही है डोडा की। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए साहब से भी कि जनाब उस चीज़ को मेंटेन रखें। यहाँ नौजवान को एक, देखो लीडर वो होता है ना जो डायरेक्शन देता है कौम को। लीडर का वो, लीडर उसको कहते हैं कि डायरेक्शन दे कौम को कि भाई ये ठीक है। अब मैं उठ के कहीं गाली दे दूं किसी को, जिस आदमी को 1,00,000 1,50,000 लोग फॉलो कर रहे हो, उस आदमी की बात को करने, या जो 1,00,000 वोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव, तो बड़ी चीज़ें होती है। सोसाइटी के लिए मेरा यही पैगाम रहेगा कि आप मुतमईन रहें, पुरअमन रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ है, आपका काम करेगी। जहाँ जहाँ जो हमारे लायक होगा, देखिए फंड्स तो एमएलए साहब के पास रहेंगे। अभी ये कोई वो ढकी छुपी बात तो है नहीं। जो फंडिंग होती है वो ऑनरेबल एमएलए के पास होती है, या अभी इस वक्त हमारे सिटिंग डीडीसी साहिबान हैं उनके पास है। जब कुछ हमारे से लायक जो होगा तो हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं हर वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने बातें सुनी, कुछ मुद्दों पे बात की, जो लोगों के सवालात थे, जो हमारे जहन में सवालात थे, वो भी हमने इनसे किए हैं, और तमाम तर बातें हमने वजाहत उन बातों की स्टेटहुड को लेके भी बात हुई। तो उन्होंने ये कहा, और बहरहाल हम भी देखते हैं कि उन्होंने कहा कि कोशिशें उसमें जारी हैं, ऑनरेबल कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं। अब देखना है कि जो सवालात हमने इनसे किए, उनके जवाब जो उन्होंने मुदल्लिल दिए हैं, क्या उन जवाबात पे काम होता है, क्या वो चीज़ें सामने आती हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।